हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीएल क्लासेस सिरोही। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो लास्ट अब रह चुका है, प्रोबेबिलिटी की टॉपिक से। और प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है वो आपका टोटल जो है वो 7 मार्क्स का है, पूछा जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल मिला के आपका 7 मार्क्स का होने वाला है टॉपिक। तो ऐसे कंसेप्ट में, इस पूरे प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने कई स्टूडेंट से ये सुना कि सर प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन ही ढंग से नहीं किया, या फिर हमने सर ये अभी तक पढ़ा ही नहीं है और ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हार्ड है। तो आपको इस कंसेप्ट में अगर 7 मार्क्स का टॉपिक अगर क्लियर करना है तो आप इन वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखिए, क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दूंगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से हम क्या सीखने वाले, सबसे पहले का कंसेप्ट, हम जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक से उनको क्लियर करेंगे। और देखिए 7 में से अगर आपको प्रोबेबिलिटी का फोबिया है ना, तो उसको दूर कर दो कि प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में 7 में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 और 6 नंबर का। तो 1 नंबर तो आपका यूं ही आ गया, देखना। तो देखिए जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से देखिएगा टोटल जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है वो 7 मार्क्स का आने वाला है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आपके पास में दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 की शुरुआत कर रहे हैं, PA इक्वल टू दे रखा 6/11, PB इक्वल टू दे रखा 5/11 और उसका यूनियन दे रखा। ये 3 चीज आपके पास में गिवन है और आपको पूछा गया है इंटरसेक्शन A/B और B/A। तो देखिए आपको किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर ये क्या पूछ लिया। तो देखिए मैं हल्का सा कंसेप्ट आपको डिस्कस कर दूंगा। कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से हम इसका मान इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला का डिटेलिंग में नहीं करूंगा आपको अभी के टाइम पे, सिर्फ अगर फॉर्मूला भी ढंग से याद रह गया तो अगर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया तो आपका प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक ही क्लियर है। अरे कुछ समझ आ रहा है? तो यहां से देखिएगा आपको निकालना है इंटरसेक्शन A/B और B/A। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण रिलेशन लिखूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखने वाला हूं ताकि ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखिएगा सबसे पहले आप जब सेट थ्योरी पढ़ते थे तो सेट थ्योरी के अंदर एक रिलेशन आता था, PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अरे क्लियर हो गया होगा? तो यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला जो कि सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय के सिद्धांत से हमको मिलता है, जिसमें ये यूनियन का मतलब है सम्मेलन और इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। अरे क्लियर हो गया होगा? तो यहां से आपको ये समझ आ रहा है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी के अंदर सिद्धांत को यूज करते हैं तो ये यूनियन जो है वो या को शो करता है और इंटरसेक्शन है जो और को शो करता है। अगर इंग्लिश में अगर बात करूं तो ये आपका और शब्द को डिनोट करता है और ये आपका किसको डिनोट करता है? एंड शब्द को। ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, लेकिन ये एडिशन के लिए होता है। तो बेसिकली जो आपका फर्स्ट थ्योरम है वो प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का योग सिद्धांत है, मतलब एडिशन थ्योरम है। अरे क्लियर? तो PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको ये अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे। नेक्स्ट मैं फॉर्मूले की बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसको कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि आपको एक कंडीशन पहले से ही गिवन होगी। मतलब अगर 2 इवेंट है तो उन दोनों इवेंट में एक इवेंट पहले से अकर होगा, मतलब एक इवेंट पहले से घटित होगा, एक घटना पहले से घटित होगी, उसी के रेस्पेक्ट में आपको दूसरी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहां से देखिएगा इसका जो फॉर्मूला है वो मैं फॉर्मूला क्लियर कर देता हूं कि सपोज A/B का मतलब ये है कि सर हमारे पास में 2 घटना A है और दूसरी B है, और इस कंडीशन में आपको क्या ये डिनोट कर रहा है कि सर B पहले से घटित हो चुका है, मतलब पहले से पास्ट में अकर हो चुका है, उस रिस्पेक्ट में प्रेजेंट में A की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां से देखिएगा PA/B इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय जो घटना पहले से घटित हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी।
यानी कि पीबी। तो यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बताऊंगा कि ये कैसे आता है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनता है। मैं अभी एक कंसेप्ट के थ्रू दोनों को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ से देखिएगा पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। और अगर सेम कंसेप्ट में अगर मैं इसको सर पी बी बाई ए लिखूंगा तो सर बी बाई ए का मतलब यह है कि ए पहले से अकर है, उस कंडीशन में उस रिस्पेक्ट में बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ क्या करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो लिखना ही है। इंटरसेक्शन इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इंटरसेक्शन का अगर शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो वो और होता है, मतलब जब दो इवेंट एक साथ अकर होते हैं उस कंडीशन में आपको इंटरसेक्शन तो लेना ही है। तो यहां से देखिएगा पी बी बाई ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में जो प्रोबेबिलिटी पहले से, जिसकी घटना पहले से घटित हो चुकी है, उसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे। अरे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन के आए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब सप्रतिबंध प्रायिकता के बेस पर दो फॉर्मूले हमने क्रिएट किए जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको ये फॉर्मूले ढंग से क्लियर है तो एक नंबर आपका बिल्कुल सेव है। तो देख लेते हैं हम ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर पी ए दे रखा है, सर पी बी दे रखा है, यूनियन दे रखा है। तो सर यूनियन दे रखा है तो यूनियन से हमको इंटरसेक्शन चाहिए। अगर क्वेश्चन में इंटरसेक्शन नहीं भी गिवन होता कि ये ज्ञात नहीं करना और पूछा होता कि इसका ए बाई बी ज्ञात करो, तो सर ए बाई बी ज्ञात करने के लिए इंटरसेक्शन तो चाहिए ना। तो अगर इंटरसेक्शन फाइंड करने को नहीं भी कहता क्वेश्चन के अंदर, तब भी आपको इनडायरेक्ट वे में वो कह रहा है कि आपको पहले इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहां से देखिएगा इंटरसेक्शन कैसे फाइंड होगा। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाइए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना है 6/11, पी बी कितना है तो 5/11 और पी ए इंटरसेक्शन बी है ही नहीं, यूनियन अपने पास में मौजूद है, कितना है 7/11। अरे क्लियर। तो यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। आप इसको पक्षांतरण कीजिएगा, ट्रांसफर करेंगे तो यहां से ये माइनस वाला टर्म इधर आया तो प्लस का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यहां से देखिएगा 6/11 प्लस 5/11 माइनस ये 7/11 इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास में टर्म हो गया। तो P ए इंटरसेक्शन B का जो आंसर आया वो 11 तो रहेगा ही। तो 6 में से 5 गया तो 11 में से 7 मतलब कितना आ गया इंटरसेक्शन 4/11। तो जैसे ये इंटरसेक्शन आया तो ये A बाई बी और B बाई ए तो कुछ भी नहीं है। तो यहां से देखिएगा सर अगर मेरे को A बाई बी फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगाऊंगा P इंटरसेक्शन B जो घटित हो चुका है PB। इंटरसेक्शन मतलब 4/11 और पीबी का मतलब है 5/11। 11 से 11 कैंसिल मतलब कितना हो गया 4/5। नेक्स्ट अगर मेरे को सपोज सर पी बी बाई ए फाइंड करना होता तो कुछ भी नहीं है ना, पी बी बाई ए मतलब फॉर्मूला ये लगा दीजिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। तो सर इंटरसेक्शन है क्या, तो इंटरसेक्शन अपने पास में आया है 4/11 और पी ए की वैल्यू कितनी है सर 6/11। 11 से 11 कैंसिल, 4 से 6 भी कैंसिल मतलब 2/3। तो यहां से अपने पास पी ए बाई बी 4/5 आया, पी बी बाई ए 2/3 आया और इंटरसेक्शन की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला ये वाला क्लियर है इंटरसेक्शन और यूनियन का रिलेशन, और अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो ये ऐसे क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया कि इंटरसेक्शन कैसे निकालना। अगर इंटरसेक्शन नहीं भी का होता तो ए बाई बी में सर ए बाई बी के फॉर्मूले में इंटरसेक्शन तो चाहिए ही, और इंटरसेक्शन अगर नहीं भी दे रखा तो पहले तो हमको ज्ञात करना ही है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले रिलेशन लगा के इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन की वैल्यू इस रिलेशन में पुट की और पुट करने के बाद आपका इजीली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर निकल गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले आपको ढंग से याद है तो आपका प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नोट करिए, हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, पी ए बाई बी निकालना है। अभी जस्ट डिस्कस किया फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय कितना होगा पी बी। सर ये इंटरसेक्शन बी कितना है, तो इंटरसेक्शन बी है 0.32।
सर पीबी कितना है 0.5। अरे कुछ नहीं करना, जो घटित है उसी की प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, तो यहां से आपका बिल्कुल आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। करना क्या सर, ये 2pa क्या है? 2pa कुछ नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना सर, ये pa ही है। 5/2 को डिवाइड करो ना तो कितना आ गया 26, मल्टीप्लाई हो गया 13 से। सर pb कितना है, तो pb कितना है 5/13। सर यहां से आपको एक चीज दे रखी है a/b और उसके बाद में उसका यूनियन निकालना। तो सर a/b से कुछ वैल्यू आ सकती है, तो देखो a/b का फॉर्मूला लगाते हैं, pa इंटरसेक्शन b डिवाइड में क्या रखेंगे तो pb। तो a/b कितना है 2/5, इंटरसेक्शन कितना है तो सर वो तो है ही, तो वही तो चीज बाहर आएगी, अपॉन pb कितना है 5/30। तो यहां से देखिएगा pa इंटरसेक्शन b की वैल्यू जो हो गई वो 2/5, 5/13, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 2/13। देखिए क्वेश्चन में नहीं कहा था कि इंटरसेक्शन निकालो, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं यूनियन जो है वो मांग रहे हैं कि इंटरसेक्शन दोगे तो ही इसका आंसर आएगा, तो ही ये वैल्यू आपको देगा। तो ये जब तक इंटरसेक्शन नहीं फाइंड करोगे तब तक ये यूनियन भाई साहब ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो यहां से करना क्या है, यूनियन फाइंड करने का अभी तो जस्ट फॉर्मूला बताया है, pa प्लस pb माइनस ऑफ pa इंटरसेक्शन b। तो सर pa कितना है, तो pa अभी हमने लिखा 5/26, pb आपका 5/13, pa इंटरसेक्शन b जो आपको दिखाई दे रहा है अभी फाइंड किया आपने 2/13। तो यहां से देखिएगा, यहां से आ गया 26 आपका एलसीएम, तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 4, तो 15 माइनस 4 हो गया 11, तो 11/26। अरे कुछ भी नहीं, अगर ये फॉर्मूला आपको ढंग से क्लियर है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्लियर है, तो आपका ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हाथ से नहीं जाने वाला। ओके, नोट कीजिए। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, हमने प्रोबेबिलिटी का एडिशन थ्योरम से जो क्वेश्चंस थे हमने बहुत ही इजी तरीके से सीखे। अब जो मल्टीप्लिकेशन का जो थ्योरम है उन पर 2 क्वेश्चन है, उनको भी हम देखने वाले बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसे कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा जो कि आपको आगे वाले थ्योरम्स में काम आने वाला है। मतलब जब आप बेस थ्योरम पढ़ेंगे, मतलब एक प्रोबेबिलिटी का छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, इवेंट, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इवेंट्स पर, और इवेंट्स बेसिकली आपके 2 है। एक तो सबसे पहला डिपेंडेंट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट इवेंट। हिंदी में कहे तो ये आपकी आश्रित घटना है, तो ये आपकी स्वतंत्र घटना है। देखिए, जब भी 2 इवेंट एक साथ अकर करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि आप अगर बात करें सेट थ्योरी के कंसेप्ट से, तो मल्टीप्लिकेशन को रिलेट किया गया है किससे, इंटरसेक्शन से। तो देखिएगा यहाँ पर बेसिकली pa इंटरसेक्शन b इक्वल टू pa.pb बाय a। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर 1-2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे हैं जिनकी हेल्प से हम ये सीखेंगे कि इन दोनों इवेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो यहां से देखिएगा pa इंटरसेक्शन b इक्वल टू pa.pb बाय a। कहने का मतलब नाम से स्पष्ट है कि ये डिपेंडेंट है। मतलब अगर 2 इवेंट है तो पहला इवेंट अगर घटित हो गया है, पहला इवेंट अकर हो गया, उस केस में दूसरा इवेंट बिल्कुल डिपेंड करेगा पहले पे। मतलब दूसरा कहता है कि पहला जब तक घटित नहीं होगा तब तक मेरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब टोटली डिपेंड कर रहा है बी ए के ऊपर। या फिर यहां अगर मैं बात करने वाला हूं तो ये जो ए और बी एक ऐसे इवेंट है जिस केस में दोनों घटना एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। मतलब एक दूसरे को ये आपस में कहते हैं कि भाई जब तक तू घटित नहीं होगा तब तक मैं नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों एक दूसरे के आश्रित है। लेकिन स्वतंत्र घटना के केस में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पहले का दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तभी तो मैंने एक्सप्रेशन भी देखो उसी वे में लिखा है। सपोज पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अगर ए पास्ट में घटित हो चुका है, और मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी यही सिखाया था कि ए जब अकर है उस केस में बी की प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी जाती है।
सेम कंसेप्ट में अगर बी पहले से पास्ट में घटित हो चुका है, पहले से अगर बी अकर है, उस केस में किसकी प्रोबेबिलिटी है कि, मतलब वही फॉर्मूले फिर से सामने आ गए लेकिन उनका फॉर्म थोड़ा डिफरेंट हो गया। अरे सर कैसे, देखिएगा पी बी बाई ए को हमने वही तो लिखा था इंटरसेक्शन में पी ए का डिवाइड, सर पी ए बाई बी को वही तो लिखा था इंटरसेक्शन में पी बी का डिवाइड। तो ये कोई नए फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ इनका लैंग्वेज चेंज हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि अगर एक एग्जांपल भी हम लेने वाले हैं बिल्कुल, लेकिन डिपेंडेंट इवेंट को एक वर्ड से जोड़ा गया है जो कि आपको क्वेश्चन में बहुत बार देखा जाता है, बहुत बार आपने वर्ड सुना भी होगा। कौन सा वर्ड? विदाउट रिप्लेसमेंट। हिंदी में कहे तो बिना प्रतिस्थापन। कहने का मतलब अगर कोई घटना घटित हो रही है उस रेस्पेक्ट में, सपोज अगर आपने ताश की जो आपका गड्डी है उसमें 52 पत्तों की गड्डी में से अगर 2 पत्ते निकालने, तो उन दोनों पत्तों के अंदर आपने अगर पहला पत्ता निकाल दिया तो उस पहले पत्ते को निकाल कर आपको साइड में रखना है, मतलब वापस उस गड्डी में नहीं मिलाना है, और उस रेस्पेक्ट में आपका दूसरा आपका कार्य निकालना है। तो यहां आपको यह समझ में आ रहा है कि बिना प्रतिस्थापन का मतलब ही यही है कि आपको एक गेंद जब घटित हो रही है उस रेस्पेक्ट में, उसी की कंडीशन में, उसी पर डिपेंड कर रहा है बी, तो इस चीज को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं। सेम कंसेप्ट में इंडिपेंडेंट इवेंट भी एक वर्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब विथ रिप्लेसमेंट, मतलब प्रतिस्थापन के साथ। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपके पास में एक घटना है, सपोज हम कार्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको 52 पत्तों के कार्ड में से जो आपका पूरा गड्डी है उसमें से 2 पत्ते निकालने हैं और उन 2 पत्तों में एक पत्ता आपको निकाल कर बाहर ही रखना है, वो तो हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन विथ रिप्लेसमेंट का केस यह है कि 2 पत्ते आपने निकाले, पहला निकाला और दूसरे निकालने से पहले पहले को वापस उसी गड्डी में रख दिया, तो वो कौन सा केस हो गया? विथ रिप्लेसमेंट। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ आ जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो देखिए कैसे करना है। अगर आपके पास में एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 9 जो है आपके पास में बॉल है, 9 गेंदे आपके पास में है जिसमें डिफरेंट वेराइटी की है, 2 रेड है तो 3 आपकी ब्लैक है और 4 आपके पास में ग्रीन है, मतलब लाल है, ब्लू है और आपके पास में ग्रीन है। अरे क्लियर हो गया ना? तो ये तीनों जो गेंद है 2, 3 और 4 टोटल मिला के हो गया 9। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का 2 स्टाइल बन रहा है। फर्स्ट स्टाइल आपका ये रहा, सेकंड आपका ये रहा। 2 डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन एक ही घटना से रिलेट कर रहा हूं। तो 2 गेंद आपको इन 9 गेंदों में से निकालनी है। मेरा पहला क्वेश्चन ढंग से सुनिए, पहले हम यही केस पढ़ रहे हैं, उसके बाद में ये केस पढ़ लेंगे। तो 2 गेंद ऐसे निकालनी है कि एक बॉक्स के अंदर से ये गेंदे हैं और उनमें 2 गेंद निकालने, और वो भी बिना प्रतिस्थापन के निकालने हैं। और क्वेश्चन आ गया कि 2 गेंदे बिना प्रतिस्थापन के निकालनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट पे निकालनी है, तो दोनों गेंदों के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? ऐसे कंसेप्ट में जब भी दोनों शब्द आता है और शब्द आता है, इस कंसेप्ट में हमेशा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही यूज होता है। और क्वेश्चन ने स्पष्ट कर दिया कि ये डिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। तो यहां से देखिएगा पी रेड, मतलब एक लाल गेंद की प्रायिकता सबसे पहले नोट करते हैं। 2 गेंद में 2 केस बनेंगे ना। सबसे पहला गेंद निकाला और ये कितना है? 2। तो फेवरेबल केस आपके पास में, पहले टोटल केस की बात करूं तो 9 है और फेवरेबल आपके पास में यानी अनुकूल घटना 2 है। और उसी कंसेप्ट में जैसे ही एक रेड गेंद बाहर आ गई, मतलब उसको बाहर ही रखना है, देखो उसको फेंक देना है। अब आपको दूसरी गेंद भी देखो क्या चाहिए? रेड ही चाहिए, तो तभी तो लिखा है आर इंटरसेक्शन आर, दूसरी भी रेड ही है सर। तो सर दूसरी अगर रेड गेंद है तो दूसरी गेंद जब आप निकालेंगे, पहली गेंद आपने बाहर रख दी और पहली भी लाल है, तो कुछ ना कुछ बॉक्स में कमी आई ना। तो ये कमी जो है वो 9 गेंद है, तो 9 में से एक कमी हो गई, मतलब टोटल गेंद में कितना कमी हुआ? 8। और रेड में भी 1 कम हो गया, तो 2 में से कितना, मतलब सिर्फ 1 बचा। अरे क्लियर हो गया होगा।
तो यहां से जब भी मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं, उस कंसेप्ट में आपको यह करना है कि टोटल गेंद हो गई 8, मतलब उसके सैंपल स्पेस में, मतलब उसके प्रतिदर्श समष्टि में एक गेंद की कमी आ गई। तो जब भी मैं विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करता हूं तो हमेशा नंबर्स में कमी आएगी। तो यहां देखिए दूसरी भी रेड है, मतलब एक गेंद की हो गई कमी, तो ये आपका आंसर हो गया। अब सेम कंसेप्ट में एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा, एक बॉक्स है जिसमें 9 गेंदें हैं और जो 9 गेंद है उसमें से आपको 2 गेंद निकालनी है, बिना प्रतिस्थापन के निकालनी है, और दोनों गेंदों में पहले गेंद का रेड होना, दूसरे गेंद का ब्लैक होना। देखिए बहुत ये इंपॉर्टेंट वर्ड है पहला और दूसरा, क्योंकि ये इसमें पूरा खेल चेंज हो जाएगा। पहले और दूसरे का बहुत ज्यादा रोल है। तो पहला आपका रेड होना और दूसरा ब्लैक, तो मैंने लिखा ना आर और इंटरसेक्शन बी। अरे क्लियर हुआ ना। तो यहां देखिएगा रेड गेंद की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले टोटल केस हो गए 9, और जब टोटल केस सर 9 हुए तो रेड कितनी है, तो रेड वही कितनी है 2। अब ब्लैक तब तक नहीं निकालना जब तक रेड बार नहीं आ जाता, क्योंकि बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट इवेंट है। सर कैसे? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है कि एक गेंद को बाहर निकालते ही पूरे बॉक्स में कमी आ गई गेंद की, और पूरे बॉक्स में अगर कमी आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी पे भी तो कमी आएगी, मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी तो चेंज होगी। तो यहां से जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो हमेशा चांसेस चेंज होंगे, और चांस अगर चेंज हो रहे हैं उस रेस्पेक्ट में उसका प्रोबेबिलिटी भी चेंज होगा। तो यहां से जब रेड आपने निकाल दिया तो इस कंसेप्ट में एक कम हो गया, टोटल में से 8, लेकिन ब्लैक तो सर 3 ही है ना, क्योंकि यहां पर ब्लैक नहीं निकाला था, पहले रेड निकाला था, तो रेड में तो कमी आई लेकिन ब्लैक में थोड़ी कमी आएगी। तो टोटल कितना हो गया 3। अरे कुछ क्लियर हुआ ना, पहले आपने रेड निकाला था तो ब्लैक में थोड़ी कमी आएगी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन सर अगर लेना है तो ले लीजिए ना, बिल्कुल लेते हैं। 3 गेंद अगर सपोज निकालनी है, पहली गेंद रेड होनी चाहिए, दूसरी ब्लैक होनी चाहिए, तीसरी रेड होनी चाहिए। अरे कुछ क्लियर हुआ ना। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 गेंद लाल और 1 गेंद ब्लैक होने की क्या प्रायिकता है। तो कैसे करना, बहुत ईजी। तो पहला हो गया सर 2/9, दूसरा हो गया 8, लेकिन ब्लैक का है तो 3, और तीसरा सर क्या हुआ, तो तीसरा रेड है, तो रेड में से भाई एक कमी आएगी ना, तो 2 में से एक कम हो गया, तो ये केस बन गया इसका। नेक्स्ट, तो ये आपको मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर आपको केस विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या है कि प्रतिस्थापन के साथ निकालो, कहने का मतलब अगर आपने 2 गेंद निकाली है, उस कंसेप्ट में यह करना है कि पहली गेंद निकालने के बाद उसको दूसरी गेंद निकालने से पहले उस गेंद को वापस बॉक्स में वापस रखना है। अरे क्लियर। तो देखिएगा ऐसे केस में दूसरी गेंद पहले पे डिपेंड कर रही है क्या? नहीं, पहला कुछ भी हो नंबर्स तो सेम आने वाले। कहने का मतलब अगर ये 9 अगर पहले लिख रहा हूं तो रेड हो गई आपकी 2। सेकेंड केस में गेंद निकालने के बाद विथ रिप्लेस मतलब वापस उस गेंद को रखना है, तो ये 9 नंबर 9 ही तो बना रहेगा। सर यहां कम इसलिए हुआ, निकालने के बाद फेंक दिया था, लेकिन यहां पर आपने क्या किया है, यहां इस केस के अंदर आपने ये किया है 9 का 9 ही, क्योंकि आपने गेंद को ऐड किया और सेम रेड गेंद दी है, तो रेड गेंद सर 2 थी तो 2 ही रहेगी ना, वापस उस गेंद को रख दिया। नेक्स्ट आपका है पहला गेंद रेड होना चाहिए, दूसरा गेंद ब्लैक होना चाहिए। ऐसे कंसेप्ट में फिर से वही 9 गेंदे टोटल, और गेंद आपके पास में लाल है, आपके पास में 2, और अब ब्लैक की बात कर रहे हैं तो ब्लैक भी 9 ही होगी। सर 9 ही वापस क्यों लिखा? अरे भाई केस विथ रिप्लेसमेंट का है, गेंद निकालने के बाद वापस रखना है, तो कमी कहां से आएगी? और जब कमी नहीं आएगी, चांस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी में कहां से चेंज आएगा? मतलब जो सैंपल स्पेस 9 था वही का वही तो रहने वाला है। तो यहां से ब्लैक भी कितना हो गया
3। तो बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन अगर ले ले कि सर P रेड इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन रेड, मतलब 2 गेंद लाल और 1 गेंद ब्लैक। सर ऐसे केस में क्या होगा? सर पहली अगर रेड है तो 9 और रेड आपके पास में 2 है। सर दूसरी भी 9। अरे भाई विथ रिप्लेसमेंट वापस गेंद रखा तो कमी कहां से आएगी? तो B कितना हुआ? तो B आपके पास में 3 हुआ और रेड आपके पास में 2 है, तो अगेन यहां पर सर 2 ही बना रहेगा। सर यहां आपने 1 लिखा था क्योंकि रेड में भी तो कमी आई थी, लेकिन यहां तो वापस गेंद को रख दिया तो कमी कहां से? प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं। दोनों में एक डिफरेंस बता देता हूं। ये पहले पे डिपेंड बिल्कुल करेगा तो ये पहले पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। एक और डिफरेंस कि यहां पर नंबर्स रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सैंपल स्पेस में कमी आ रही है, प्रोबेबिलिटी में चेंज आ रहा है। लेकिन यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी में चेंज भी नहीं है, सैंपल स्पेस में भी चेंज नहीं है। सर क्योंकि यहां पर विथ रिप्लेसमेंट का केस है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा कि आपको ये 2 फॉर्मूले अगर ढंग से क्लियर है तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाएंगे। और ये इतना एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि आगे वाले बेस्ट थ्योरम में आगे जो कंसेप्ट आपको सीखने और बहुत सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस है। ओके, तो बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन किया है कि एक इंडिपेंडेंट इवेंट आपका जब भी क्वेश्चन में मेंशन, देखो यहां पर बोला भी कि A और B स्वतंत्र घटना है, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है, और उस केस में अननोन वैल्यू P निकालना। अब देखो क्या होगा। तो सर सबसे पहले स्वतंत्र घटना का फॉर्मूला अगर हम दोहराए तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA डॉट PB नहीं डिपेंड करेगा A और B एक दूसरे पर। ऐसे केस में आपको इंटरसेक्शन चाहिए होगा, लेकिन सर यहां तो यूनियन दिया। तो अभी थोड़ी देर पहले यही तो डिस्कस किया कि ये यूनियन भाई साहब बैठे यहां पर है 0.6 की वैल्यू लेकर, लेकिन यहां हमको इंटरसेक्शन चाहिए। तो ये कह रहा है कि मेरा फॉर्मूला लगाओ और इंटरसेक्शन निकाल लो। तो यहां से देखेगा PA यूनियन B का फॉर्मूला हमको पता है PA प्लस PB माइनस ऑफ PA इंटरसेक्शन B। अरे क्लियर हो गया। तो यहां से हमारे पास में जो अननोन वैल्यू है बिल्कुल आपको सामने आती हुई दिखाई दे रही है। सर कैसे? सर A यूनियन B का वैल्यू हमको दे रखा है 0.6, PA आपके पास में दे रखा है कितना है? तो PA आपके पास में 0.4, PB भी आपके पास में दे रखा है P, इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है सर क्या है? PA डॉट PB। तो यहां से देखिएगा 0.6, 0.4, P माइनस A की वैल्यू 0.4 और इसका मल्टीप्लाई P से। तो यहां से क्या मिल रहा है? 0.6 है, 0.4 है, तो ये 0.2 हो जाएगा। 1 में से देखो यहाँ P है, यहाँ 0.4 P है, मतलब 1 में से एक P में से 0.4 P गया तो 0.6 P। तो P की वैल्यू बताओ ना, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6, पॉइंट से पॉइंट मतलब प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। तो यहां से PB की वैल्यू, P की वैल्यू, ये जो PB है उस P की वैल्यू आपके पास में आ गई 1/3। इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और प्रोबेबिलिटी का 1 नंबर के क्वेश्चन लगभग सभी कंप्लीट कर दिए। सारे कंसेप्ट को डिस्कस करके आपको मैंने सारी चीजें क्लियर करके ये जो 1 नंबर के क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से फिनिश करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही लिया है ताकि आपको सारे कंसेप्ट वापस रिवाइज हो जाए और सब कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में आ जाए। पहला क्वेश्चन इसी में देखिएगा, पहला क्वेश्चन दे रखा है इंटरसेक्शन निकालना। तो A और B स्वतंत्र घटना है, बोला है सर इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंटरसेक्शन निकालो। कुछ नहीं करना, A इंटरसेक्शन B कहाँ है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मल्टीप्लाई करो ना PA डॉट PB 0.3, 0.4, सर आ गया आंसर 0.12। ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। सर PA यूनियन B निकालो। सर यूनियन का फॉर्मूला कितनी बार लिखा? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। A की वैल्यू 0.3, B की वैल्यू 0.4 और यहां से PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हो गई 0.12। तो ये हो गया 0.7 माइनस 0.12। तो यहां से कितना आ गया? 0.58।
क्लियर होगी बात? तो ये यूनियन निकल गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके पास में, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है पी ए बाय बी। सर ए बाय बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ए इंटरसेक्शन बी है क्या? तो अभी क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन जो हमने फाइंड किया वही तो किया था, 0.12 डिवाइडेड बाय पीबी की वैल्यू 0.4, इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, पीबी बाय ए, तो इसकी वैल्यू हो गई पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए, इंटरसेक्शन 0.12, ए की वैल्यू 0.3, सॉल्व कर दीजिए। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो एक्सप्रेशन मिलेगा कुछ ये, पीए माइनस पीए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए में से इंटरसेक्शन घटाओगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब क्या? सर ए तो है ही लेकिन बी नहीं, ए और बी नहीं, ए भी नहीं बी भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब भी स्वतंत्र घटना मेंशन की जाती है तो या तो उसको वेन डायग्राम बना के सॉल्व करो, आपके बुक में वेन डायग्राम से इसको प्रूफ कर रखा है, और अगर नहीं करना तो डायरेक्टली अगर स्वतंत्र घटना है तो आप स्वतंत्र घटना के केस के फॉर्म में लिखो ना, पी ए डॉट पी बी बार। अभी बी बार कैसे निकलेगा वो बता देता हूं। सर बी बार का मतलब होता है पी ए नॉट पी बी नॉट, मतलब पी बी नहीं, और वो निकलता है 1 में से पी बी को माइनस करने पर। अरे क्लियर? तो 1 में से जब आप माइनस करोगे पी बी को 0.4 को तो 0.6, तो यहां से हो गया 0.3, 0.6 हो गया 0.18। सेम ये क्वेश्चन, पी ए बार डॉट पी बी बार। सर ए बार कैसे निकलेगा? तो ए बार मतलब वही 1 में से पी ए को हटाना, मतलब 1 में से 0.3 माइनस करना, मतलब 0.7। तो यहां से देखिएगा 0.7, पीबी की वैल्यू देखो पीबी बार है, पीबी बार की वैल्यू है 0.6, ये आ गया आपका 0.42। तो एक ही क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए ताकि आपका पूरा एक नंबर का अच्छे ढंग से रिवीजन हो जाए। ठीक है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है। एक नंबर के क्वेश्चन इस क्वेश्चन के साथ फिनिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं अब वो 6 नंबर के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, और ये टोटल है 5, तो 6 into 5 30 मार्क्स के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो सीरीज से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, नोट कीजिए। थैंक यू।